बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 9 हाइड्रोकार्बन्स की तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चल के सीखते समझते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1 ओपन है, जिसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं और इन 4 पार्ट्स में से हमने आइडेंटिफाई करवाना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, आल दो कि हम इसको डिटेल में स्टडी करके आए हैं, लेकिन यहाँ मैं फिर थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम सैचुरेट क्यों कहते हैं, ये भी आप थोड़ा सा देख लें। सैचुरेशन का मतलब ये है कि ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंडर आप इसको ब्रेक नहीं करवा सकते, इस वजह से ये सैचुरेट होता है। दैट मीन कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड है, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं ये वीक बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं इसको आप ब्रेक करवाकर मजीद सब्सटेंस ऐड अप करवा सकते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं अनसैचुरेट। इसमें देखें कि एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक वीक बॉन्ड है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें भी आप इसको ब्रेक करवाकर मजीद सब्सटेंस ऐड अप करवा सकते हैं। तो जिसमें अगर पाई बॉन्ड हुआ यानी मोर देन 1 बॉन्ड हुए कार्बन कार्बन के दरमियान, तो आप उसको आपने कहना है उसको अनसैचुरेट। तो अब ये देखें, ये सैचुरेट है, तो पहले का जो आंसर है जस्ट आपने ये लिखना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, बिकॉज इट हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नीचे दे अगर हम देखें तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो लास्ट में हमारे पास है ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इसमें कहा नहीं गया कि इनकी नेमिंग भी बताएं, लेकिन हम कर लेते हैं ताकि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मजीद जो है वो अच्छा हो जाएगा रिगार्डिंग दिस नेमिंग। तो अब देखें कि यहाँ ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये अल्केन है, और अगर ये अल्केन है तो इसका नाम क्या होगा। ये 3 कार्बन एटम है, तो 3 हो तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन है। अब ये देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्काइन की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, और इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स है अगेन यहाँ, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा प्रोपीन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट को आप खुद गेस करें वैसे इस वीडियो को रोक कर कि इसका क्या नेम होगा। तो अगर मैं इसका नेम बताऊं तो यहाँ देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड हैं, और ये जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है, तो हम इसके सबसे पहले लोकेशन का बताते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेमिंग आप भले यहाँ से करें, यानी इसको 1 कार्बन के, 2 कार्बन के, 3 कार्बन के, या फिर यहाँ से नेमिंग करें तो एक ही बात है। तो हम यहाँ से नेमिंग करते हैं 1 और 3 कार्बन एटम्स के बाद जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 3 और टोटल कितने कार्बन एटम है, 4 है, तो ब्यूटाडाइन ये इसका जो है वो नेम है। डाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, और ब्यूटामीन 4 कार्बन एटम, और इन जो है वो हमें फैमिली का बता रहा है, 1 3 ब्यूटाडाइन इसका नेम होगा। ये इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया, लेकिन आप देख लें थोड़ा अच्छा ही है, मजीद बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 है, और इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को भी हमने कंप्लीट करना है। रिएक्शंस कौन से हैं, रिएक्शन हमारे पास ये हैं। यहाँ देखें कि ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप है, यानी आपको पता है कि अगर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब कौन सा अल्कोहल है, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल, और जो इसका आयोपेक नेम होगा वो क्या होगा, प्रोपानोल हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डिहाइड्रेशन का मतलब है कि अब इसमें से हमने वाटर को रिमूव करना है। अच्छा देखें कि होगा क्या जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, यहाँ से ये OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा CH, और यहाँ क्या रह जाएगा CH2। तो यहाँ एक वैकेंसी खाली होगी और यहाँ एक वैकेंसी होगी। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमने अल्कीन बनाना है। तो अब अगर हम इसको लिख लें तो आप देखें कि ये CH3 एज इट इज, आगे जो CH2 था इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया और यहाँ CH रह गया, और ये CH2 के साथ से OH रिमूव हो गया तो CH2 रह गया। अब ये जो OH था और ये जो H था ये मिलकर H2O जो है फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास अब डिहाइड्रो हाइलोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड है। अब अल्काइल हाइलाइड में से अब हमने क्या करना है, जो है वाटर और साथ साथ हमने हालोजेंस को भी रिमूव करना है। बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी बेसिकली अल्कीन ही बनेंगे। अब अल्कीन कैसे बनेंगे, जिस कार्बन एटम के साथ हालोजेंस अटैच है यहाँ से आपने हालोजेंस रिमूव करना है, और इसी के एडजेसेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन एटम आपने रिमूव करना है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसी तरह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह ये जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, इनमें भी ब्रेकिंग होगी, और इस तरह से ब्रेकिंग होगी कि पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल आयन अलग हो जाएंगे। पोटेशियम आयन पॉजिटिव आयन है, कैट आयन है, तो ये जो कैट आयन है ये ब्रोमीन के साथ मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेंगे, और OH ग्रुप जो है वो इस तरह से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ मिलकर H2O बना लेगा। इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ देखें कि CH3 था पहले, तो CH3, CH2 में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया और CH रह गया। उस हाइड्रोजन ने यहाँ हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलकर H2O फॉर्म कर लिया, और यहाँ से जो ये जो Br था ये रिमूव हुआ, CH2 एज इट इज, तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और Br जो है वो पोटेशियम आयन के साथ मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बन गया। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ ये अल्कीन बन गया। पहले ये हमारे पास था हालो अल्केन था, हालोजेंस लगा हुआ था अल्काइल ग्रुप के साथ। डियर स्टूडेंट, इसका जो थर्ड पार्ट है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.2 का, वो ये है कि विच अल्कीन इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। कि अगर हम इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन सा अल्कीन बनता है, उस अल्कीन का आपने नाम बताना है। ये वही है जो आपके पार्ट 1 में भी हमने किया भी था, कि यहाँ से OH हमने रिमूव किया था और एडजेसेंट, इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गए थे जो कि अल्कीन है। यहाँ हम दोबारा लिख लेते हैं, ये देखें ये डबल बॉन्ड, और साथ में हमारे पास H2O भी फॉर्म हुआ था। तो अब H2O तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, वैसे यहाँ H2O भी होना चाहिए था साथ। तो इसका नाम क्या है, अब ये 3 कार्बन एटम्स है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम होंगे तो प्रोपीन, और इन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरम्यान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है, इस वजह से इसका नाम क्या है, प्रोपीन। यहाँ आप लोगों ने H2O भी ऐड अप कर देना है, इसके साथ H2O भी आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 और इसमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को अभी हमने कंप्लीट करना है। यहाँ देखें अगेन ये अल्कीन है। क्यों अल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, और इसके साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, इसका पार्ट 1 है 9.3 का। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं, यानी हालोजेंस एटम्स अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड अप हो रहे होते हैं, इसको हम हालोजेंस भी कहते हैं, और सॉरी एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, ये इसके साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में हालोजेंस को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, एक कार्बन के साथ आपने ब्रोमीन एटम अटैच कर देना है, और इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है इसके साथ भी ब्रोमीन एटम अटैच कर देना है। किस तरह से, कुछ इस तरह से। आप देखें ये CH3 था, ये एज इट इज, आगे CH था, इसके दरमियान ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन और इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन एटम अटैच कर देना है। अच्छा, ऐसे नहीं करना कि एक यहाँ ब्रोमीन एटम अटैच कर दें एक यहाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि जिन दो के दरमियान डबल बॉन्ड है ब्रोमीन एटम उन्हीं दो के दरमियान जो है वो अटैच होगा।
नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि यहाँ अगेन अल्कीन है और ये भी प्रोपीन है। इसको पोटेशियम पर मैग्नीटेट के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी डाइल्यूट पोटेशियम पर मैग्नीटेट के साथ हम इसका रिएक्ट करवाते हैं। इसको हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं। अब ये देखें कि ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये जो आपने जस्ट इसको सिंगल बॉन्ड कर देना है। ये कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसको क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड। और साथ में आपने क्या बनाना है, MnO2 और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स KOH। ये इसकी फॉर्मेशन, ये आपने याद रख लेनी है। जब भी अल्कीन का रिएक्शन होता है पोटेशियम पर मैग्नीटेट के साथ, भले वो जो मर्जी अल्कीन हो, तो रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, वो हमारे पास MnO2 और KOH बनता है। ये एज इट इज लिख देना है। अच्छा, ये ग्लाइकोल हमारे पास फॉर्म होगा। इसको अब मजीद करने की ज़रूरत है। ये जो डबल डबल बॉन्ड बना दिया है हमने, इधर एक वैकेंसी खाली हो गई है, तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जगह अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने अटैच कर देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। अब इस कार्बन के साथ हमने क्या करना है, OH ग्रुप अटैच करना है और जिनके दरमियान हमने क्या किया है, जिनके दरमियान से हमने डबल बॉन्ड को रिमूव किया है, वहाँ उन दोनों के साथ आपने OH ग्रुप अटैच कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो गई है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके साथ अटैच करना है, तो इसका नाम जो है वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इस तरह आपने इसका रिएक्शन कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 9.3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज ही है और इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें कहा गया है हमें कि लेट मी ओपन पॉइंटर। तो इसमें हमें कहा गया है कि ये अल्केन है। अब देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन है, इसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा, इसको कंप्लीट करें। तो इसका आंसर ये है कि जो अल्केन है, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और इसको हम अंडर नॉर्मल कंडीशन ब्रेक नहीं करवा सकते। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन पोटेशियम परमैंगनेट इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, तभी जाकर ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो इसके आगे आपने सिंपल लिख देना है कि नो रिएक्शन अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन अकर नहीं होगा। तो यहां लिखा है कि ये आप इसका दे सकते हैं कि इथेन डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड डाइल्यूट और नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। रीजन क्या है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेन आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट हैव अ साइट ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू अटैक। और इसी तरीके से एक और चीज़ भी है कि ये बेसिकली ये जो टेस्ट होता है, बेयर टेस्ट, ये हमें ये बताता है कि कोई कंपाउंड सैचुरेट है या फिर अनसैचुरेट है। इसका कलर वही है, तो इसका मतलब है कि इसका कलर चेंज नहीं होता जब आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो या पोटेशियम परमैंगनेट का कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड, सॉरी ये सैचुरेटेड है। ये जो कंपाउंड है हमारे पास वो सैचुरेटेड है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.4 है और इसमें अगेन हमें अल्कीन का, ये अल्कीन मालिक्यूल हैं और इनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जब हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन एडअप करवाते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन फॉर्म होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इसमें से जो दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको आपने ब्रेक करवाना है। ब्रेक करवाकर ये जो दो हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ आपने अटैच कर देने हैं। तो इस तरह ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। तो देखें कि किस तरह अभी हमने इसको करना है। ये देखें, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा हमने लिखा और इसमें CH3 पहले था, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड आगे, फिर CH2 हो जाएगा और एंड पर फिर CH3 हो जाएगा। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसके लिए प्रेशर भी हाई रिक्वायर्ड होता है, यहाँ नीचे नहीं लिखा है। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें अगेन ये देखें कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इसको आपने सिंगल बॉन्ड कर देना है और हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को इंक्रीज कर देना है। यहाँ CH है तो CH2 हो जाएगा, यहाँ CH है तो CH2 हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। तो देखें कि यहाँ हम CH3 है पहले, ये एज इट इज CH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड कर लिया CH2 और आगे CH3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.5 की तरफ। इसमें यह है कि लिस्ट द नेम ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। और इसी के साथ दूसरा जो इसका क्वेश्चन है कि लिस्ट वन यूज ऑफ ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन।
ये दोनों को इकट्ठा मैंने कंबाइन कर लिया है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप लिस्ट बनाएं कि कौन सी फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। तो इसमें हमारे पास है एलपीजी, पेट्रोलियम, नेफ्था, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है और फ्यूल ऑयल है और बिचमेन है। तो अब देखें कि इसमें एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो घरों के सिलेंडर होते हैं, जिन घरों में गैस नहीं होती, तो उनमें जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस ही होती है। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हीटिंग, और इसको गाड़ियों के अंदर भी डाला जाता है। पेट्रोल आपको पता है कि कार्स के अंदर, मोटरसाइकिल्स के अंदर होता है। नेफ्था रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स, प्लास्टिक। और केरोसिन आपको पता है मट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं। जेट फ्यूल्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं, लैंप्स के तौर पर स्टोव्स में यूज़ होता है। डीजल ऑयल होता है, इससे भी जो हैवी व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक्स और विल्डोज़र और इस तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं, वो ट्रेन्स, तो उनके लिए हम डीजल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन फॉर ग्रीस, वैक्स, पॉलिशिंग करने के लिए। फ्यूल ऑयल, फ्यूल फॉर शिप, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन। और बिचमेन जो होता है रोड सरफेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो जिसको हम लुक वगैरह भी कहते हैं, ये यहीं से हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन, पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन होता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो पेट्रोलियम है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत साल लग जाते हैं। और अगर कहीं ज़मीन के अंदर सी प्लांट या फिर एनिमल्स के जो रेजिड्यू हैं ये अगर बरीड हो जाएं तो और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम। यानी ये जो पेट्रोल वगैरह हमें मिल रहा है ये कहीं ना कहीं इंसान के बाकियात हैं, इंसानों के, जानवरों के या फिर पौधों के बाकियात हैं जो कि ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं और बहुत साल लगे हैं इसको कन्वर्जन होने में। और इसके रिजल्ट में जो है वो हमें ये पेट्रोल वगैरह मिल रहा है। इसकी एक्सट्रैक्शन आपको पता है कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी इसको बाहर कैसे निकालते हैं। ये लिखा है कि पेट्रोलियम इज फाउंड इन द ट्रैप अंडर इम्परमिएबल रॉक लेयर इनसाइड द अर्थ। इम्परमिएबल ऐसे होते हैं जिस रॉक के अंदर से पानी ना गुजर सके, यानी वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते। तो इनमें से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं ग्राउंड्स, इनटू ग्राउंड्स और सी बेड्स, समंदर की तहों में या फिर जो है ग्राउंड्स के ऊपर, अर्थ के ऊपर भी हम क्या करते हैं, इसकी ड्रिलिंग करके हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम इसको रिफाइन करते हैं। ये क्रूड पेट्रोलियम है, इसको रिफाइन करते हैं और रिफाइनरी के बाद हम फिर इसको यूज़ करते हैं। और रिफाइन करने के बाद ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हासिल हो जाती है। ये जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, वो हमारे पास एक क्रूड पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है, उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें से ये काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसमें पेट्रोल है, पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है, केरोसिन ऑयल अलग निकलता है, एलपीजी अलग निकलती है। तो वो सारी की सारी इस पेट्रोलियम के अंदर से ही जब इसको रिफाइन करते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पर हमें हासिल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूँ समझ लें कि ये जो फ्लोर आटा होता है, तो आटे को जब रिफाइन करते हैं तो सूजी भी इसके अंदर से निकलती है, मैदा भी इसी के अंदर से निकलता है और बाकी इंग्रेडिएंट भी इसी के अंदर से हम अलग अलग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्रूड ऑयल को जब साफ करते हैं तो उसमें से डिफरेंट हमारे पास फ्रैक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन होती हैं। Dear students, this is all about concept assessment exercise of your chemistry book of chapter 9 और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट 10 को कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।